तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन लेक्चर 5। ठीक है, 4 लेक्चर रोटेशनल मोशन में बना चुके हैं और ये हमारा अंतिम होगा, लास्ट होगा। और इसमें हम पढ़ेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, आनत तल पर लौटनी गति। रोलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे और रोलिंग मोशन हम पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, जैसे कि हो गया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई है और मोमेंटम का भी एक क्वेश्चन करेक्ट किया है हमने। जिसने एक वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, वो वीडियो जाके देखें, इसी चैनल पे होगा। रोटेशन मोशन के सभी पार्ट शुरू से देखें और नोट्स बनाते रहें साथ में, ताकि थोड़ी आसानी हो आप लोगों को रिवाइज करने में। चलिए बेटा, तो आज हम बात करेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा। देखो, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर हमारे पास में कोई एक बॉडी है और ये रोल कर रही है नीचे की ओर। ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, या फिर स्फीयर हो सकता है। और एक दूसरी बॉडी हमारे पास है जो कि रोल कर रही है हमारी ऊपर की ओर, ठीक है। अब ये नीचे की ओर रोल करेगा तो इस तरह से नीचे की ओर रोल करेगा, ऐसे ऊपर की ओर रोल करेगा ओमेगा से, और इसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर की बी होगी, इसकी वेलोसिटी सेंटर की बी नीचे की ओर होगी। क्लियर। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये वाला जो प्लेन होगा वो रफ होगा तभी रोलिंग होगी। ये रफ होना जरूरी है। रफ मतलब कि खुरदरा होना जरूरी है, ये खुरदरा होना बहुत ज़रूरी है, और ये भी रफ होना ज़रूरी है। अगर ये चिकना हो गया तो रोलिंग नहीं होने वाली है। ये रफ होना ज़रूरी है। रफ मतलब इस पर फ्रिक्शन लगना ज़रूरी है। अगर इस पर फ्रिक्शन लगेगा तभी कुछ उम्मीद है कि रोलिंग हो। बिना फ्रिक्शन के रोलिंग नहीं होगी, बिना फ्रिक्शन के ये फिसल जाएगा, फिसलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो होगा अपर डायरेक्शन में, और अगर यहाँ पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा वो भी होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बहुत ज़रूरी बात है तुम लोगों के लिए। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये एयरफोर्स में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है नीचे की ओर तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है ऊपर की ओर तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन फिर भी ऊपर लगेगा। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, इस पॉइंट को रेस्ट पे रहना है और बॉडी की टेंडेंसी होगी नीचे फिसलने की। जब तुम इस तरह से ला रहे हो, बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी रोटेट करते करते ऐसे आ रही है, तो यहाँ से जैसे ही छोड़ोगे, जैसे ही एकदम यहाँ से तुमने छोड़ा तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी एकदम फिसलना चाहेगी। पहले बॉडी में रोटेशन मोशन नहीं आएगा, पहले बॉडी में आएगा लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन के बाद में अगर ये पॉइंट जैसे ही लीनियर मोशन में मूव करना चाहा तो फ्रिक्शन ने इसको रोक दिया, और फ्रिक्शन ने जैसे ही इसको रोका, ऊपर वाले पॉइंट सब मोशन में रहे, ये वाला रुक गया, तो रोलिंग होना शुरू हो गई। ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर इसको रोल कर रहे हो तो ऐसे फोर्स लगाओगे, सेंटर से ऊपर फोर्स लगाओगे तब रोलिंग होगी। अब सेंटर से ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला पॉइंट अगर फिसलने लगा तो वहीं पे घूमता रहेगा, ये वहीं पे घूमता रहेगा, तो इस वाले पॉइंट को रोकना होगा और फ्रिक्शन ऊपर की ओर लग के रोकेगा। लेकिन स्लाइडिंग मोशन में ऐसा नहीं होता है। स्लाइडिंग मोशन में अगर कोई एक बॉडी है ऊपर की ओर स्लाइड कर रही है बी वेग से तो फ्रिक्शन लगता है नीचे, और अगर कोई एक बॉडी है नीचे की ओर स्लाइड कर रही है बी वेग से तो फ्रिक्शन लगता है ऊपर। स्लाइडिंग की कंडीशन कुछ और होती है। देखो, यहाँ पे जो सर्पी घर्षण होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वो हमेशा बेग के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, बेग अगर नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बेग अगर ऊपर है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। लेकिन रोलिंग में ऐसा नहीं होता। एक बात को तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, रोलिंग में क्या होता है? रोलिंग में हमेशा जो फ्रिक्शन होता है वो ऊपर की ओर ही लगता है, भले से ही कोई भी कंडीशन हो, भले से ही रोलिंग ऊपर की ओर हो, नीचे की ओर हो, या फिर ऊपर की ओर हो। आई होप की बात समझ में आई होगी, और इस बात को याद रखना, ये बहुत काम में आने वाला है आगे एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए बेटा, तो आगे हम बात करेंगे। इसके आगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन में। चलिए, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन में देखिए बेटा क्या है, हम एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हैं बॉडी का। ये हमारे पास है ऐसे एक बॉडी, और ये एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ये प्लेन जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पे है हमारे पास एक बॉडी। ठीक है, अब ये बॉडी क्या करेगी? इस बॉडी को ऊपर से छोड़ा गया है तो इस पर फोर्स लगेंगे, इधर इस पर लगेगा एक फोर्स एम जी साइन थीटा, ये पता ही होगा तुम लोगों को। यहाँ पे एक फोर्स लगेगा नीचे एम जी कॉस थीटा,
और यहाँ पे एक फोर्स नीचे की ओर लगेगा mg, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर। अब अगर रोलिंग करवाना है तो देखो ये रोल करके नीचे आएगा, इस तरह से रोल करेगा, मान लो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन इस पर कितना लगेगा r, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर कितना लगेगा r, और इधर लगेगा इस पर एक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन बेसिकली इसे रोक के रखेगा तो इसी रोल करके नीचे आएगी, फ्रिक्शन रोक के रखेगा, रोल करके नीचे आएगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है कि इसका कितना एक्सीलरेशन होगा नीचे की ओर, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ दैट बॉडी। अगर ये इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे रोल करके आ रहा है, नीचे रोल करके आ रहा है, तो कितना एक्सीलरेशन से नीचे आएगा, एक्सीलरेशन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है कि एक्सीलरेशन इसका कैसे डिपेंड कर रहा है। चलिए सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात हम लीनियर इक्वेशन लगाएंगे, फोर्स लग रहा है, लीनियर इक्वेशन लगाएंगे। एफ नेट इक्वल टू कितना लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू कितना लगाएंगे बेटा, एम ए, एफ नेट इक्वल टू एम लगाएंगे और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ बराबर एम ए। ये पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई लीनियर की। ठीक है, देखो दो फोर्स लग रहे हैं बेसिकली, एक लग रहा है एम जी साइन थीटा नीचे और एक लग रहा है एफ ऊपर, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए होगा, एक्सेशन ए है, इसका बॉडी का मास एम है, रेडियस इसकी कितनी है, आर है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। क्लियर, क्लियर, वेरी क्लियर। अब देखो सेकंड इक्वेशन में आते हैं, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं रोलिंग की, रोटेशन की, टॉ इक्वल टू आई अल्फा, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो बेटा जब टॉर्क मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से गुजर जाता है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई फोर्स यहाँ से गुजर जाएगा इस एक्सिस से, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है घूर्णन अक्ष। अब इस घूर्णन अक्ष से देख लो कितने फोर्स पास हो रहे हैं, एम जी पास हो रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों पास हो रहे हैं, आर पास हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ से नहीं गुजर रहा है, इस एक्सिस से घर्षण बल नहीं गुजर रहा है। तो घर्षण बल क्या करेगा, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। किसका टॉर्क होगा, सिर्फ घर्षण बल का ही टॉर्क होगा, और घर्षण बल का टॉर्क कितना होगा, एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। और हमें पता है कि ए बराबर होता है आर अल्फा, होता है कि नहीं, फॉर्मूला बी इक्वल टू आर ओमेगा, ए बराबर आर अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम रख देंगे, हो जाएगा एफ इंटू आर बराबर आई इंटू ए बाई आर। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एफ वैल्यू आ गई ए अपॉन आर स्क्वायर आई ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इस f की वैल्यू का यहाँ पे रख देंगे, इस f की वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। हमारी इक्वेशन हो जाएगी एम जी साइन थीटा माइनस f की वैल्यू हो गई आई ए बाई आर स्क्वायर बराबर एम ए, और हमारे पास हो गई एम जी साइन थीटा बराबर आई ए बाई आर स्क्वायर प्लस एम ए। क्लियर। अब तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया है, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एम जी साइन थीटा बराबर हमने क्या ले लिया, हमने एम ए कॉमन ले लिया, एम ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस 1, और एम से एम काट देंगे। ठीक है, ये दिखा कि नहीं तुम लोगों को, हाँ बिल्कुल विजुअल तो यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया है, उसके बाद मैंने एक्सेशन की वैल्यू लिख दी है, एक्सेशन आ गया है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ गया है, और इस एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है सभी लोगों को। ठीक है, ताकि तुम जान पाओ कि किस बॉडी का एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन पे। ए बराबर जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, और यहाँ से हमें पता चल रहा है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ऊपर से अगर किसी बॉडी को लुढ़का रहे हैं, ऊपर से अगर किसी बॉडी को लुढ़काते हैं तो लुढ़काते समय एक्सेलेरेशन उसका किस पे डिपेंड करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका एक्सेलेरेशन कम हो जाएगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा हो जाएगा। कोई डाउट बेटा किसी को, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, उसमें कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंट फिगर्स के लिए, जो हमने फिगर देखी हैं, जैसे हमारे पास रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, और होल स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इन सब के लिए कितना एक्सेलेरेशन होगा।
क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई होगी बेटा। देखो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर फ्रिक्शन को अगर हम जीरो कर दें, इस केस में फ्रिक्शन को हटा दें, तो फ्रिक्शन हटा दी क्या होगा, ये बस लीनियर मोशन में बदल जाएगा, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए बराबर जी साइन थीटा हो जाएगा। इसीलिए अगर ये स्लाइडिंग मोशन होता तो इसका एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा होता, ठीक है। लेकिन ये रोलिंग है तो रोलिंग में एक्सेलेरेशन अलग आएगा, वही फॉर्मूला हमारे पास आया है। चलिए तो बेटा आई होप की बात समझ में तुम लोगों के आई हो थोड़ी बहुत, ठीक है। अब हम अलग अलग फिगर्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कितना एक्सेलेरेशन आ रहा है। अलग अलग फिगर्स का एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लेके चलेंगे। तुम लोग बेटा सही से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, साथ साथ लिखते रहना, तभी कुछ समझ में आएगा, क्योंकि उसको रिवाइज भी करते रहोगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, बिना रिवीजन के कुछ होने वाला नहीं है ज़्यादा अच्छा। पहला देख लो, पहला हम देख रहे हैं रिंग। रिंग मतलब होता है हमारे पास बल है। रिंग का मतलब क्या होता है, बल है। आई की वैल्यू कितनी होती है रिंग के लिए, mr² होती है, वो तुम लोगों को पता है। अब एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा रिंग के लिए, एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा, फॉर्मूला लगाएंगे 1+i/mr² हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जी साइन थीटा 1+i की वैल्यू रख देंगे mr²/mr², इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 0.5 जी साइन थीटा। ये हमारे पास होगी पहली इक्वेशन, ठीक है बेटा। रिंग के लिए एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, जी साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो कांस्टेंट है सबके लिए, थीटा तो कांस्टेंट है और जी भी तो कांस्टेंट है। सेकंड हम बात करते हैं रिंग की। किसकी बात करते हैं बेटा, रिंग नहीं सॉरी, रिंग तो हो गया है, किसकी बात करते हैं, डिस्क। चकती की बात करते हैं बेटा, चकती आई की वैल्यू कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी mr²/2, आई की वैल्यू ये है। तो ए डिस्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1+i/mr², ठीक है। ये हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1+mr²/2 इंटू mr², ठीक है। ये हो जाएगा, इससे ही कटा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 1+1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेके 2/3 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.67 जी साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो फिगर है वो है सॉलिड हॉलो स्फीयर ले लेते हैं। हॉलो स्फीयर ये है खोखला गोला। आई की वैल्यू कितनी होती है सॉलिड स्फीयर के लिए, 2/3 mr², हाँ 2/3 mr², ठीक है। हॉलो के लिए इतनी आई की वैल्यू होती है। ये क्या है, ये है हॉलो, ठीक है। हॉलो के लिए इतनी होती है। अब देखो कितना हो जाएगा, ए इसके लिए हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1+i/mr² बराबर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1+i की वैल्यू कितनी बेटा, 2/3 mr² प्लस mr², इससे कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/5 जी साइन थीटा और ये हो जाएगा 0.6 जी साइन थीटा। क्लियर। अब हमारे पास एक और बचा लास्ट, सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोला कितना हो जाएगा, ठोस गोला हो जाएगा बेटा ए बराबर जी साइन थीटा 1+i/mr², इसका मोमेंट अपने से रख। तो बेटा देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास आ गया है। अब इसमें से देख सकते हो सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन आ रहा है सॉलिड स्फीयर का, 0.7 जी साइन थीटा। उसके बाद किसका आ रहा है, उसके बाद इसका आ रहा है डिस्क का आ रहा है, उसके बाद किसका आ रहा है, उसके बाद आ रहा है इसका हॉलो स्फीयर का, उसके बाद आ रहा है सबसे कम आ रहा है रिंग का, ठीक है। तो इतना एक्सेलेरेशन हमारे पास आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा देखेंगे आगे,
एक मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। सबसे कम रिंग का आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक्सेलेरेशन किसका आ रहा है? सॉलिड स्फीयर का। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका है? उसके बाद है बेटा रिंग डिस्क का, डिस्क का। तो एक्सेलेरेशन ऑफ डिस्क है उसके बाद, और डिस्क का बराबर होगा किसके? सॉलिड सिलेंडर के, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बताया था। सॉलिड सिलेंडर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर है, तो डिस्क सॉलिड का जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्क के बराबर है, और डिस्क का जो एक्सेलेरेशन है वो सॉलिड सिलेंडर के बराबर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड स्फीयर का है, उसके बाद डिस्क का है, डिस्क का इसके बराबर है, उसके बाद किसका है? इसके बाद है बेटे इसका हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर। उसके बाद है रिंग, और रिंग का बराबर है किसके? हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। देख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो इस ये ऑर्डर तुम लोगों को याद रखना है, या फिर तो तुम लोग फॉर्मूला याद रखो, या फिर तो तुम लोग क्या करना, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ए बराबर जी साइन थीटा बटे अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है ए बराबर जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। इसको याद रखना, और अगर इसको याद नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम ये ऑर्डर याद रख लेना। ठीक है, कि सबसे पहले नीचे कौन पहुंचने वाला है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि एक खुरदुरे तल पे ऊपर से एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर को लुढ़काया जाता है, तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा? तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में वो पहुंचेंगे, इस ऑर्डर में नीचे पहुंचेंगे। तो सबका इक्वेशन कैलकुलेट हो गया है, सबका ऑर्डर भी हो गया है कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा, कौन बाद में नीचे पहुंचेगा। अब देखो क्वेश्चन बेटा कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक रिंग है और दूसरे केस में एक डिस्क है, एक डिस्क है, एक रिंग है और एक डिस्क है। दोनों में से कौन पहले नीचे पहुंचेगी अगर थीटा सेम है। मान लेते हैं थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा सेम है, और लुढ़कते हुए तो बेटा देखो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, ए बराबर जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम देखें कि ऊपर से लुढ़काने पर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? रिंग का होता है, इसलिए बेटा रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम हो गया है। और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? स्फीयर का होता है, सॉलिड स्फीयर का, इसलिए इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है। तो ऊपर से लुढ़काएंगे, मान लो ऊपर से हम दो चीज़ों को लुढ़का रहे हैं, एक तो लुढ़का रहे हैं रिंग को, और एक सेम प्लेन पर लुढ़का रहे हैं डिस्क को। डिस्क, एक रिंग है और एक डिस्क है, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? तो बेटा इन दोनों में से हम देख सकते हैं, अगर हमें ये वाला ऑर्डर याद है, ये वाला ऑर्डर याद है, या फिर फॉर्मूला याद है, ये वाला ऑर्डर याद है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे इन दोनों में से पहले जो पहुंचेगा वो डिस्क पहुंचेगी, क्योंकि डिस्क का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, रिंग का कम है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इफ प्लेन इज स्मूथ, यदि तल चिकना है। कैसा तल है बेटा? चिकना तल है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, और म्यू की वैल्यू 0 होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा? 0। अगर म्यू की वैल्यू 0 होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी उस समय? 0 होगी। तो ये जो बॉडीज होंगी उनमें रोटेशनल मोशन नहीं होगा, वो रोल करके नीचे नहीं आएगी, वो सीधे फिसल के नीचे आ जाएगी, और जो बॉडी फिसल के नीचे आएगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा होगा। जो बॉडी फिसल के नीचे आएगी उसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो दोनों बॉडीज होंगी, मतलब जो सभी बॉडीज होंगी, वो एक साथ नीचे पहुंचेंगी, क्योंकि सभी का त्वरण समान हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में ऑल बॉडीज reached ground simultaneously,
सभी पिंड एक साथ नीचे पहुंचते हैं। सभी पिंड एक साथ नीचे पहुंचेंगे उस कंडीशन में, अगर म्यू की वैल्यू 0 होगी, फ्रिक्शन लेस ये होगा, स्मूथ तल होगा तो, और अगर स्मूथ नहीं है, खुरदुरा है, तो ये वाला ऑर्डर को फॉलो करेगा। क्लियर है? इतनी बात बेटा क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ऊपर से लुढ़कने पर कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा। इसे याद रखना, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, अगर तुमने पूरा चैप्टर ये वाला पढ़ा है। नहीं तो किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो पूरा चैप्टर पहले पढ़े वो, ठीक है, और फिर रोलिंग का मतलब रोटेशन मोशन का क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। आ सॉलिड स्फीयर rolled from height h on rough inclined plane. Calculate velocity on reaching ground। ठीक है, एक ठोस गोले को h ऊंचाई से लुढ़काया जाता है। एक आना तल पर लुढ़काया जा रहा है, h इसकी कितनी है, ऊंचाई है, यहाँ से h ऊंचाई से लुढ़काया जाता है। हिंदी में लिख लेना, एक ठोस गोले को h ऊंचाई से लुढ़काया जाता है, तो जमीन पर पहुंचते समय उसका वेग ज्ञात कीजिए। ये ठोस स्फीयर है, ठोस गोला है और ऐसे लुढ़क रहा है, तो जमीन पर पहुंचते समय कितना इसका वेग हो जाएगा, वही ज्ञात करना है। अब देखो इसके पास जो एनर्जी होगी वो शुरुआत में कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है कितनी है, mgh, और वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। अब बेटा जब रोल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी दो होती हैं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी लीनियर, दोनों को सम कर देंगे। पोटेंशियल कितनी होगी, mgh बराबर रोटेशनल कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ आई की वैल्यू कितनी होगी, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 1/2, ऐसे कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, 1/5 mv स्क्वायर, क्योंकि r ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v प्लस हाफ mv स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे किसके, एलसीएम ले लेंगे, 5 और 2 का 10 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7/10 mv स्क्वायर। ठीक है, तो mgh बराबर हो गया हमारे पास, mgh बराबर 7/10 mv स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास आ गई √10/7 dh। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो एनर्जी कंजर्वेशन से कर लेने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ऊपर से अगर किसी पिंड को लुढ़काया जाता है, ऊपर से किसी बॉडी को लुढ़काया जाता है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो किस में कन्वर्ट होगी, तो दोनों में कन्वर्ट होगी बेटा। वो किस में, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और काइनेटिक एनर्जी लीनियर, दोनों में। लुढ़क रहा है तो, और सिर्फ फिसल रहा है, सिर्फ अगर फिसल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर, क्योंकि फिसल के तो क्या होगा, उसमें सर्पी होगा, सर्पण होगा, इसे फिसल के सीधे नीचे आएगा, तो बस उसमें लीनियर। तो इस तरह के क्वेश्चन बेटा आते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी, क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, रोटेशन मोशन हमने पूरा कर लिया है, और अगर इतना तुम रोटेशन मोशन पढ़ के जाते हो तुम लोग एग्जाम में, तो कोई भी एग्जाम दो बेटा, इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तुम्हें बस इतना ही पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब प्रैक्टिस के लिए जल्दी ही मैं प्रोवाइड करूंगा नोट्स। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है, और नोट्स बनाते रहो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे बेटा। जय हिंद सभी को, जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और एग्जाम को एकदम क्वालिफाई करके आएँ, फोड़ के आएँ। ठीक है, जय हिंद।